अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रूक सुहेल गोइंदी और आज मैं कुछ मिली जुली बातें करूंगा। मैं एक्टिविस्ट तो हूं, लिखने वाला भी हूं, लेकिन जहांगर्द हूं। और मेरी जहांगर्दी कोई शुगल्स और या सैर सपाटा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जहां मेरा किताब का इल्म ख़त्म होता है या मुझे जानना चाहता हूं तो उसके बाद मैं सियाहत करता हूं और जहांगर्दी करता हूं। तो मैं आपसे जो चीज़ शेयर करूंगा वो बड़ी दिलचस्प है, मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है कि मैं 1983 में जब डॉलर 14 रुपए का था पाकिस्तान में, तो $300 में कोई 2.5-3 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर गया। उन दिनों ईरान में ख़मीनी की हुकूमत थी, तुर्की में केनान एवरन का मार्शल लॉ था और बल्गारिया में कम्युनिज़म था। और दुनिया में 3 मुख्तलिफ निज़ामों को मैंने देखा। लाहौर से मैं चला कोयटा तक ट्रेन पर और फिर कोयटा से मैं दालबदीन से होता हुआ तफ्तान बॉर्डर पर आया। फिर ईरान एक बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। वहाँ मैंने तजुर्बात किए, मशहद गया, तेहरान गया, फिर मैं तबरीज़ के रास्ते मैंने बाज़रगान का बॉर्डर क्रॉस किया। बाज़रगान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैंने एक नई दुनिया देखी। दाएं तरफ मेरे सोवियत यूनियन था, जहाँ पर अज़रबैजान था, जहाँ पर आर्मेनिया था और थोड़े ही डिस्टेंस पर वहाँ पे जॉर्जिया भी था। तो जब मैं तुर्की आया, दोखबा यज़ीद पहला शहर, फिर अर्ज़रूम, अनकरा, फिर इस्तांबुल और उसके बाद मैं आहनी दीवार, आयरन कर्टन जिसको कहते हैं, बल्गारिया, वहाँ गया। तो $300 कोई ज़्यादा नहीं थे। इस सफ़र के लिए उस वक्त भी लाजमी $1000 चाहिए थे जो मैंने बजट बनाया। तो इस सफ़र को मैंने ज़िंदगी का ये मेरा बड़ा अहम सफ़र इसलिए था कि इस सफ़र से पहले मैंने 3 दफ़ा अपनी ट्रेनिंग की, हिंदुस्तान गया सियाहत करने। और हिंदुस्तान में मैंने बड़ी जगह देखी, कोटला फिरोशा देखा, तुगलकाबाद देखा, महरौली देखा, बॉम्बे देखा, पूना देखा। और वो भी कोई 1,500-2 हज़ार रुपये में मैं जाता था और एक दिन खाना खाता था दिन में एक मरतबा। और उस सफ़र में भी मैं दानिश्वरों को मिला, तारीख़ के खंडरात को मैं देखता हूँ, तारीख़ को देख रहा हूँ, आर्कियोलॉजी को देखता हूँ। रज़िया सुल्ताना का कब्र देखी, बलबन की कब्र देखी, अल्ततमिश का मकबरा उजड़ा हुआ देखा, कुव्वत इस्लाम मस्जिद देखी। तो वो मेरी असल में पहली ट्रेनिंग थी, लर्निंग थी, जो बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल की। घर से इजाज़त लेना बड़ी मुश्किल बात थी। आज दुनिया ज़्यादा आज़ाद है, हमारे मुल्क के बच्चे। तो फिर मैं बाई रोड यूरोप को टच किया और मेरी असल मंजिल थी कम्युनिज़म का एक तजुर्बा करना, जो कम्युनिज़म उस वक्त बल्गारिया में था। और बल्गारिया एक रिजिड कम्युनिस्ट मुल्क था और तुर्की में एक खौफनाक किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप मैंने देखी। तो उसके बाद मैंने बड़ी दुनिया देखी। अब तक मैं तकरीबन 100 मुल्क देख चुका हूँ। और मसलन एक मुल्क को मैं कोई 55 बार देख चुका हूँ, जो टर्की है, शायद इससे भी ज़्यादा है, एंट्रीज जिसको मैं कहता हूँ। फ्रांस मैंने 6-7 दफ़ा देखा है, अमेरिका कई दफ़ा गया हूँ और भी कई यूरोपीय और मिडल ईस्ट के ममालिक में। और मैंने इन पर लिखना शुरू कर दिया 7-8 साल पहले अपनी जहांगर्दी पर। तो मुझे लोगों ने बड़ा इनकरेज किया, तो मैंने अपनी कुछ किताबें शुरू कर दी। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पहले मैं अपनी उस किताब को मुकम्मल करूं जो मेरी यादाश्त मादूम होती जा रही हैं। और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए अपने वालिद साहब मरहूम का, जो 17 जून को अभी 2020 को इस जहान फ़ानी से चले गए। उनको बड़ा इश्तियाक था मेरी इस किताब का कि उन्होंने हमको बचपन में डायरी लिखने की आदत डाली। तो मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैंने इस अधूरी किताब जो 5-10% लिखी हुई थी, जब से ये कोरोना हुआ तो मैंने इसको फोकस करके लिखा। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ऐसी चीज़ लिखना, सफ़रनामा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। इब्न बतूता तो हर किसी ने पढ़ा हुआ है, जानते हैं। जो मेरे आइडियल हैं ट्रैवलिंग में, वो भी मैं बताऊंगा अपनी इस किताब में। तो ये किताब जब मैंने लिखनी शुरू की तो मुझे आसान लगी, लेकिन जब मैं लिखने की तरफ आगे बढ़ा तो ये किताब काफ़ी मुश्किल थी लिखने में। इसलिए नहीं कि यादाश्त, इसलिए कि हमारे यहाँ जो उर्दू में सफ़रनामा लिखा गया है वो ज़्यादातर या तो अफसाना है, या ख्वाहिशात हैं, या डायरी है, या अपने सफ़र की कहानी है। जहाज़ में बैठा एयर होस्टेस, हर कोई लिखता है एयर होस्टेस बड़ी चाको चौबंद थी और यूँ हुआ, और फिर मैंने ऐसे टिकट ख़रीदा, फिर मैंने ये रोटी खाई। यानी कि उसमें हमारे उर्दू सफ़रनामे में माज़रत के साथ मैंने ये देखा, मैंने बहुत फिर पढ़ा दोबारा पाकिस्तान के उर्दू सफ़रनामे को कि हम क्या लिखते हैं।
अफसाना बड़ी खूबसूरत है, अच्छा सफ़रनामे लिखे अख्तर ममून का ने और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के अच्छे सफ़रनामे हैं। लेकिन अफसोस से कोई 3 दिन के लिए अमेरिका में गया या अपनी कोई कॉन्फ्रेंस में गया, मसलन एक पुलिस ऑफिसर हैं वो अभी सरकार में थे तो वो अंतालिया गए तो उन्होंने एक अखबार में आके अनातोलिया पर इस पर लिख दिया, यानी कि उन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ी होती और ऑब्जर्वेशन करनी होती है सफ़रनामा जो होता है। तो मैं इन जो 3 ममालिक के उन 3 ज़मानों को मैंने महफूज करना चाहा, उस वाक़यात को, उस तारीख़ को जो मैंने देखा। इस सफ़रनामे का नाम मैंने रखा है मैं हूँ जहांगीर। ये लिख चुका हूँ, इसकी आज का री राइटिंग कर रहा हूँ और बड़ी इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी। जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मसलन अब हम ये समझते हैं कि इस्तांबुल तक शायद तुर्की आए थे, तुर्कों से पहले मुसलमान आ चुके थे अनातोलिया में। हज़रत अमीर माविया के ज़माने में अनकरा उनके पास था, हज़रत उमर के ज़माने में आर्मीनिया तक सारी हज़रत उमर की सल्तनत का हिस्सा था। तो ये चीज़ें मैंने सारी लिखी हैं। दजला फ़रात की तहज़ीब लिखी है, यहाँ पे आर्मीनिया की तारीख़ लिखी है, कदीम आर्मीनिया की तारीख़, फिर तुर्कों की यहाँ आमद, एक गडरिये के तौर पर आए, फिर जो सिपाही बने, सिपाहियों के बाद वो अरबों के जर्नैल बने, फिर वो उन्होंने तुर्कों ने कैसे मिडल ईस्ट में, ये बहुत बड़ा मेरा एक तजुर्बा था जो मैंने कई साल पढ़ा। उसकी तैयारी के लिए 3 साल में उस वक्त पढ़ता रहा। मैं कॉलेज पढ़ता था जब 83 में आया था। मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं था उम्र के हवाले से, किताबें पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, ख़रीद कर लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो मैंने फिर वो जो अनातोलिया की, वो अर्ज़ रूम की, वो दजला फ़रात के इर्द गिर्द वो बाबिलो नैनवा की जो तहज़ीब थी और यहाँ पे जो तहज़ीबें थी, तो पढ़ता हुआ जब मैं तुर्की से आगे निकला, आहनी दीवार वो मेरी मंजिल है इस किताब में। और उसको मैंने बल्गारिया को फिर ऐसा पढ़ा, मैंने बल्गारिया को ऐसा पढ़ा कि उसके आज तक मेरे पे असरात हैं। तो ये किताब मुकम्मल है। अब इसकी नोक पलक जिसको कहते हैं, प्रूफ रीडिंग कहते हैं। लेकिन इस किताब में मैं अगले चंद 2-3 महीनों में ये किताब आ जाएगी। काफ़ी अब ज़ख़ीम किताब है, इसकी मैं इंडेक्स भी बनवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये किताब है क्या। मतलब इसमें नंबर 1 एक तो वो खुमीनी का ईरान है, नंबर 2 इसमें वो कनान एवरन का टर्की है जो मैंने 83 में मार्शल लॉ देखा, जो तुर्की का रुथलेस मार्शल लॉ है। और मुझे आगे ये पता चला कि जनरल ज़ियाउल हक से भी ज़्यादा खौफनाक रुथलेस मार्शल लॉ था। उसमें मैंने पूरी डिटेल दिया कि मैंने कैसे तुर्की के अंदर फ़ौजियों को संगीनों पे, ट्रैगर्स पे हाथ रख के देखा। पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ था जिसके खिलाफ हम लड़ते थे, तो मैंने कभी बंदूक वाले को सड़क पर नहीं था देखा आम जिंदगी में जुलूस के अलावा। तो ट्रैगर पे हाथ होता था अमन के दिनों में भी, यानी कि मार्शल लॉ के। तो वो ज़माने को महफूज किया। फिर मैंने उस कम्युनिज़म को जो आहनी दीवार की परली तरफ सुर्ख जन्नत जिसको कहते थे, रेड पैराडाइज, उसको मैंने प्रिजर्व किया अपनी इस तहरीर के ज़रिए, जो कि मुश्किल काम था। जब मैं लिखने बैठा तो मुझे पता चला कि ऐसी किताब लिखना आसान नहीं है। हालांकि मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8-9 किताबें और 1-2 किताब तो बहुत पॉपुलर है। तो ये किताब अब आखिरी मरले में है इसकी नोक पलक में, चूँकि इसके अंदर मैंने इन जहाँ 3 मुल्कों के 3 उस वक्त के ज़मानों को महफूज किया है, उसके साथ साथ यहाँ पर इस सरजमीन पर बर्पा होने वाली तकरीबन जितनी तहजीबें थी, यानी कि ईरान के अंदर, फ़ारस के अंदर, अनातोलिया के अंदर, फिर थ्रेस के अंदर, फिर बल्गारिया के अंदर, ये कौन लोग हैं, यहाँ पर क्या तहजीबें हैं, तुर्क कहाँ से आए, बल्गार क्या थे। अब लोगों को ये नहीं पता कि जो बल्गार और तुर्क होते हैं ये इनकी बड़ी कशमकश है पिछले 1000 साल से। और बल्गारिया उन पहले ममालिक में से है जिसने यूनान के बाद आज़ादी ली ऑटोमन से। लेकिन मैंने जो जब तहकीक शुरू की तो पता चला कि जो तुर्क होते हैं और जो बल्गार होते हैं, ये कदीम बल्गार भी तुर्क ही थे, वो इनसे पहले यहाँ पर आ गए थे। तो ये जो पूरी एक तारीख़ की तलाश थी सिरे, उनको जोड़ा मैंने अपनी इस किताब में। चूँकि जो ट्रैवलॉग होता है, जो सफ़रनामा होता है, उसके अंदर मैंने जो पढ़े हैं सफ़रनामे, मैं अपना एक हीरो सफ़रनामा नगार इसमें बताऊंगा जो 400 साल पुराना सफ़रनामा नगार है, उसको मैं अपनी इस किताब में शामिल करूंगा, उसका जिक्र करूंगा कि जो सफ़रनामा होता है वो आज का ज़माना, तारीख़, तहज़ीब, तमद्दन, लोग, सरज़मीन, ख़ित्ता, सियासी, समाजी, मुआशी मामलात को जाने बगैर मैं नहीं समझता कि हम सफ़रनामा लिख सकते हैं। तो इस सफ़रनामे के अंदर बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जो अब ख़त्म हो गए। मैंने इस सफ़रों में मैं सैकड़ों लोगों को मिला। चूँकि मैं यहाँ जब लाहौर से चला
तो लाहौर से तो ट्रेन पे चला, फिर बस पर आया बैठ के बॉर्डर पर, उसके बाद कभी मैंने टिकट दे के चला, कभी लिफ्ट लेके चला। और ये वो ज़माना था हाँ जब अभी हिप्पीज़ दुनिया में थे, और हिप्पीज़ को मैं दुनिया में आइडलाइज करता हूँ कि ये जो हिप्पीज़ थे 80s तक ये चले, ये 80s के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गए जब ईरान में इंकलाब आया 79 में, और फिर 79 में अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट आए। तो ये इंटरनेशनल इनका एक रूट था जो ईरान और अफ़गानिस्तान से होकर इंडिया और नेपाल तक जाते थे, ऑस्ट्रेलिया तक भी जाते थे। तो ये जो हिप्पीज़ थे इन्होंने, मेरे कुछ दोस्त बने हिप्पीज़, उनके कुछ वाक़यात हैं, जैसे अब ये बड़ी चीज़ें हैं इसमें, मैंने कहा ना एक किताब में, जो मसलन हिप्पीज़ थे ये 60s की मूवमेंट थी, और ये एक मगरबी दुनिया की मादा परस्ती के ख़िलाफ़ बगावत थी। और इसका आगाज़ तो कैलिफोर्निया अमेरिका से हुआ, लेकिन जर्मनी इसका हब बना और हॉलैंड के लोग, फिर इंग्लैंड के, तो हिप्पी जाते थे मशरक़ की तरफ, ओरिएंटल ममालिक में। तो इन्होंने जो 3 काम बड़े किए इंसानी तारीख़ में, इनका कोई लीडर नहीं था, इनका कोई दफ्तर नहीं था, इनका कोई एक यूनाइटेड फ़लसफ़ा नहीं था। इन्होंने पहला काम ये किया कि ये पहली एंटी वार मूवमेंट थी जो वियतनाम में अमेरिका की सड़कों पर आए, वो हिप्पीज़ थे, नंबर 1। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि दुनिया की पहली आवाज़ थी जो पोल्यूशन के खिलाफ आए। आज पोल्यूशन पूरी दुनिया का सियासत का सबसे बड़ा मौजू है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मटेरियलिस्टिक निज़ाम था मगरिब का, यूरोप का, सरमायादारी का, उसको चैलेंज किया कि उसके बगैर भी ज़िंदा रहा जा सकता है, वो जो मादा परस्ती है। तो इसके साथ इन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, इन्होंने आर्ट पेंटिंग में बड़ी कंट्रीब्यूशन ग्राफिटीज़ में किया। तो ये चीज़ें सारी इस किताब में हैं। फिर कम्युनिज़म, और फिर मैं बुल्गारिया के अंदर गया और मैंने क्या बुल्गारिया को देखा, और इस किताब के अंदर तुर्की को जितना मैंने तलाश किया, इस्तांबुल को, अंकारा को, तुर्कों को, तुर्क तारीख़ को, तुर्क तहज़ीब को, कि ये तहज़ीब क्या थी। मसलन जो मिडल ईस्ट है इसकी 2 तहज़ीबें हैं, फ़ारस की तहज़ीब और अरब की तहज़ीब। तुर्क बाहर से आए तो उन्होंने 1100 में, यानी कि 800-900 साल पहले जब यहाँ आए तो कैसे अपनी तहज़ीब बर्पा कर ली। पहले सल्जूक बने, फिर उसी में से ऑटोमन बने, फिर ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई जब, तो फिर तुर्कों ने एक रास्ता निकाला, जमहूरियत तुर्किया जो आज भी है। तो इस तुर्की को तलाश किया, और तुर्क तारीख़ और तहज़ीब पर क्या असरात हैं, जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की, अफ्रीका पर, एशिया पर और यूरोप के आधे हिस्से पर तकरीबन। तो जो मैंने चीज़ें ढूंढी बड़ी मज़ेदार, कि तुर्क तहज़ीब के अंदर मौसीकी, खाने, लिबास, शायरी, अदब, ज़बान, तुर्क ज़बान, इसमें अरबी का, इसमें फ़ारसी का क्या असर है, और दीगर ज़बानों का, और इसके अंदर खुराकों का क्या ज़िक्र है, असर है। तो ये एक अजीब दिलचस्प किताब है। चूँकि मैंने इस किताब को 83 तक रखा है अपने तजर्बात को। इसके बाद मैंने कुछ अधूरी किताबें जो इसके बाद आएंगी, तो मैंने पिछले 8-9 महीने में एक ही काम किया है, अपनी इस किताब को लिखना, तहकीक करना मुश्किल काम था। मैं हैरान उन लोगों पर जो महीने 2 महीने में एक सफ़रनामा लिख लेते हैं, या किताब लिख लेते हैं, या 3 महीने में भी लिख लेते हैं। तो ज़्यादातर वैसे मैंने जब नोट किया तो डायरीज़ थी कि जहाज़ से उतरा, 36 सफ़े तक, मतलब वो 150 सफ़े की किताब होती है, जहाज़ में एरोस्टस का जिक्र होता है, या ऐसे मसखरापन या जोक्स लिख दिए इधर से पकड़ के, उधर से अधूरी मालूमात को भी, अपने आप को भी एक फ़नी कैरेक्टर बना के पेश किया। सफ़रनामा एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक मौरख होता है सफ़रनामा नगार मेरी नज़र में, और वो इंडिपेंडेंट होता है। इसमें मैंने ऐसी दिलचस्प चीज़ें ढूंढी जो मैंने सफ़र के अंदर ढूंढी। सफ़र करने से पहले मैंने मतलब 81 में, 79, 80 में मैंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि तुर्की जाऊंगा। 83 में मैं आया, तो 2-2.5 से पौने 3 महीने मैंने सफ़र किया, बुल्गारिया तक, बल्कान तक। फिर मैं वापस तुर्की आया, ईरान गया, पाकिस्तान गया। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये भी एक दुनिया के ऐसी यूनिक जगह पर बैठा हूँ कि अगर आप इसकी मैं तारीख़ आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। चूँकि आजकल पाकिस्तान में तकरीबन आधी कौम माहिर तुर्कियात है, और खुदा करे उनको कोई इल्म से, तहकीक से शगफ़ हो। ऐसी मैं चीज़ें सुनता हूँ कि मैं ख़ुद हैरान रहता हूँ। तो ये किताब आने वाली है, और इसकी बड़ी मेरे कुछ दोस्तों ने डिमांड की है, यूनान के अंदर, बुल्गारिया के अंदर, और अंग्रेज़ी बोलने वालों ने, कि इसको इन 3-4 ज़बानों में तर्जमा किया जाए, और उसका भी मैंने एहतमाम किया है। तो मैं एक बड़ी खूबसूरत जगह पे हूँ, एक ऐसी जगह पर जिसकी मॉडर्न और ऑटोमन हिस्ट्री में भी बड़ी अहमियत है। इसकी तफसील फिर किसी दिन बताऊँगा।
शुक्रिया और खुदा हाफिज़।